नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। मिश्राइन ताई अक्सर कहा करती थी कि हम न जाएंगे कभी वृद्धाश्रम, यह हमारा घर है, हम काहे निकलेंगे। घर से ऊ निकलते हैं जिनका अपना घर नहीं होता। हमने अपनी मेहनत के पैसों से ई घर खरीदा है, तो हम कहीं नहीं जावेंगे। बिल्कुल सही, क्यों जाएंगे आप कहीं। पड़ोसन राजश्री ने हंसकर उनका समर्थन किया था। राजश्री ने जब अपना घर वृद्धाश्रम के डाटा में मिश्राइन ताई का नाम सविता जी का देखा तो वह दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच गया। प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका राजश्री उस दिन से मिश्राइन ताई के प्रति समर्पित हो गई थी। जिस दिन रात के करीब 2:30 बजे उसके पति राकेश को हार्ट अटैक आया था, उसके सभी रिश्तेदारों ने रात ज़्यादा होने का हवाला देकर साथ न दिया था। तब किस तरह मिश्राइन ताई ने रात दिन एक करके उसकी मदद की थी और राकेश के हॉस्पिटल ले जाने से घर आने तक, खाना बनाने से लेकर हॉस्पिटल ड्यूटी तब सब कुछ मिश्राइन ताई ने संभाल लिया था। आज उनके साथ बुरा हो रहा था तो राजश्री कैसे चुप बैठ सकती थी। खून का रिश्ता ना सही, हमदर्दी का रिश्ता तो था ही। उसी रिश्ते के नाते शाम के वक्त राकेश को साथ लेकर वह मिश्राइन ताई के बेटे हरियंश के पास पहुंची। बेटा हरि, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि तुम्हें ताई को वृद्धाश्रम भेजना ही सही लगा। मैंने नहीं भेजा, वे खुद चली गई, वे भी हमसे बिना पूछे बिना बताए। हरी ने एक ही सांस में सारी बात कह डाली थी, जिससे चोर की दाढ़ी में तिनका साफ नजर आ रहा था। आपको पता है, जब से मिताली इस घर में आई है, माँ ने कभी घर में शांति न रहने दी। उसी वक्त मिताली अपने कमरे से बाहर आई। वैसे आप लोगों को इस विषय में बोलने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। आप लोग लगते कौन हैं। दूसरों के घर के मामलों में दखल देना कहाँ की समझदारी है। मिताली जिस अंदाज में बोल रही थी, राजश्री को समझते देर न लगी कि पूरे मोहल्ले से किसी के लिए लड़ लेने वाली मिश्राइन ताई ने क्यों चुपचाप यहाँ से चले जाने के फैसले को स्वीकार कर लिया होगा। मिताली देखने में खूबसूरत तो थी ही, साथ ही 25 लाख रुपए के पैकेज का जॉब कर रही थी, जो कि हरियंश के पैकेज का 2 गुना था। राजश्री को सवाल जवाब करते देख मिताली ने 2 टुक कह दिया कि चाय पी लीजिए और चलते बनिए, और जितनी हमदर्दी है वह अपने घर में दिखाइए, यहाँ नहीं। रास्ते में राकेश ने राजश्री को ही डांटा। क्या ज़रूरत थी उनके घर के मामलों में बोलने की। बहू उनकी, बेटा उनका, जैसे रखना चाहे रखें। राजश्री दोनों तरफ से इतना डांट खा चुकी थी कि अब और कुछ बोलने की इच्छा उसमें बाकी न थी। आज उसे अपना निसंतान होना कहीं सुकून भरा लग रहा था, जिसके लिए वह हर रोज़ प्रकृति से लड़ रही थी कि दुनिया में इतने अनाथ बच्चे हैं, एक उसकी गोद में आ जाता तो किसी का क्या बिगड़ जाता। लेकिन आज मिश्राइन ताई की हालत देखकर उसके हृदय के किसी कोने में संतोष महसूस हो रहा था। चुपचाप करवट बदल कर सो गई। जब से बड़े शहरों में सोसाइटी परंपरा शुरू हुई है, तब से गांव परंपरा जैसे एक बार फिर जीवित हो चुकी है। ए ब्लॉक यानी ए टोला, बी ब्लॉक यानी बी टोला, अपने ब्लॉक को लेकर जन्मदिन मना लेना या फिर किटी का आयोजन कर लेना, आपस में बैठकर दूसरी सोसाइटी की बुराई करना, कौन किसके साथ आ रहा है, कौन देर रात गए आ रहा है, चर्चा करना आम बात होती है। सोसाइटी में प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को व्यस्त रखना। जो सोसाइटी अपने लोगों को ज़्यादा व्यस्त रखती है, वही सोसाइटी सबसे ज़्यादा चर्चित, और उसी सोसाइटी के बाकी फ्लैट खरीदने की होड़ भी लग जाती है। आजकल यही सब इंदौर के महेशपुरी इलाके की स्वर्ग सोसाइटी में भी चल रहा था। इसी सोसाइटी में रहने वाली फ्लैट नंबर 56 की मिश्राइन ताई बड़ी बेबाक महिला थी। पति के छोड़कर जाने के बाद बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने बेटे हरियंश को पढ़ाया लिखाया, और जिस दिन बेटे ने अपनी पहली तनख्वाह लाकर हाथों में रखी थी, उसी दिन उन्होंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दिया था और पूरी तरह से सोसाइटी की मिश्राइन ताई बन गई थी। उस रात उन्होंने अपने फ्लैट पर पार्टी दी और घोषणा की कि आज के बाद किसी के घर में कोई भी समस्या हो तो वह उनके पास बेहिचक आए। वे सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगी, और अब से उनके जीवन का उद्देश्य भी यही है। लोगों ने तालियां बजाकर उनकी इस घोषणा का स्वागत किया। कईयों ने तो उसी वक्त अपनी छोटी मोटी जिम्मेदारियां थमा भी दी। धीरे धीरे मिश्राइन ताई सबकी चहेती बन गई थी। कईयों के घर के छोटे मोटे झगड़े यूं ही सुलझा देती थी। हाँ,
उसे सुलझाने के लिए अपना वकील, जो कि उनका अपना कोई पड़ोसी या रिश्तेदार होता था, लाने के लिए कहती थी। मिश्राइन ताई को अब हरियंश के विवाह की चिंता सताने लगी। बात आगे बढ़ती उससे ही पहले हरियंश ने अपनी ही कंपनी की सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर मिताली से अपने प्रेम संबंध को माँ के सामने रख दिया। मिताली हरियंश से उम्र में बड़ी थी, जो कि माँ को खटक रही थी, लेकिन जहाँ दिल का मामला हो वहाँ उम्र की क्या बिसात। काफ़ी धूमधाम से बारात निकली थी और उससे 2 गुने धूम के बाद मिताली हरियंश के घर आ गई थी। मिताली अकेले नहीं आई थी, उसके साथ आई थी उसके माँ के फ़ोन कॉल और पिता की अशेष नसीहतें। बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी मिश्राइन ताई बहू के हाथ की केवल खीर ही चख पाई थी, जिसे बनाया भी उन्होंने ही था। बस रस्म के नाम पर मिताली ने केवल ड्राई फ्रूट्स डालकर चलाया था। उसके बाद कटोरियों में परोसा भी था। पूरा कमरा पड़ोसियों से भरा था। मिश्राइन ताई जिनकी भी मदद करती थी, वही उनका सगा बन जाता था। उसकी एक वजह यह भी थी कि पति के छोड़कर जाने के बाद सभी रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था। कारण चाहे जो भी रहे हो। मिताली ने सुहागरात के कमरे में आते ही पूछा, हरी बेबी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के अलावा कोई नहीं है, फिर इतनी खीर किनके बीच बांटी गई? वे सोसाइटी के लोग थे, हरियंश ने शेरवानी उतारते हुए कहा। तभी कॉलिंग बेल बजी। दूल्हा दुल्हन सजग हो गए। मिताली कमरे से बाहर आ गई थी। दरवाजे पर एक नवयौवना खड़ी थी। उसकी गोद में एक बच्चा था, जिसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। ताई, आप मुन्ना को जरा संभालिए, मुझे इसके पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना है, उस नवयौवना ने सुबकते हुए कहा। फिर से पेट में दर्द हो रहा है? बच्चे को गोद में लेते हुए सहानुभूति जताई। हाँ ताई, लेकिन इतनी रात को अकेली कैसे जाओगी? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, ताई ने आगे बढ़कर कहा। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, बस आप कहते हुए तेज कदमों से चली गई। मिश्राइन ताई बच्चे को चुप कराने की कोशिश अकेले ही करती रही। बच्चे की आवाज़ से दोनों की नींद में खलल पड़ चुका था। मिताली ने गुस्से में आकर हरी को कमरे से बाहर निकाल दिया। माँ, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? कम से कम आज की रात, हरियंश ने ऊंची आवाज़ में कहा। बेटा, मैं उनकी मदद नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? आखिर उनका है ही कौन? ताई बच्चे को चुप कराने की नाकाम कोशिशें करते हुए बोली। आपसे तो बात करना बेकार होता है। हरी पैर पटकता दूसरे कमरे में चला गया। मिताली ने अपना कमरा बंद कर लिया था। रात के 2 बजे कॉलिंग बेल फिर बजी। इस बार वही नवयौवना आई और सोते हुए बच्चे को ले गई। मिश्राइन ताई हर चीज़ के लिए समय निकाल लेती थी। मिताली के साथ ऐसा कभी न हुआ कि उसे लंच या डिनर समय पर ना मिला हो। फिर भी उसे शिकायत होती थी, मैं कैसे ससुराल में आ गई हूँ, कभी शांति नहीं मिलती। फ़ोन पर अपनी माँ को बताते हुए मिताली ने कहा, हर एक जानकारी अपनी माँ तक पहुँचाना उसे सबसे ज़रूरी लगता था और माँ भी हमेशा आम को खास बना देती थी, जिससे घर में तनाव का माहौल बन जाता था। एक शाम मिताली के माता पिता उसी वक्त आ धमके जब मिश्राइन ताई का दरबार सजा हुआ था। समदिन, यह क्या तरीका है? मेरी बेटी अभी अभी ऑफिस से आई है और आप घर में शोर मचा रही है। मिताली के पिता ने दरवाजे से ही चिल्लाते हुए कहा। ओ भाई साहब, आइए आइए, अंदर तो आइए, ताई ने पल्लू संभालते हुए हाथ जोड़कर कहा। उस पर काम का कितना दबाव है आपको पता भी है? मिताली के पिता आवाज़ और ऊंची करके बोले। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, ताई ने भी मोर्चा संभाला। आपके मामूली एग्जीक्यूटिव बेटे जैसे 10 उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। पता नहीं आपके बेटे में उसने ऐसा क्या देख लिया। यह स्वर मिताली की माँ का था। यह सब बंद कीजिए, अभी के अभी, मिताली के पिता ने कड़े स्वर में कहा। आप लोग आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने घर में क्या करूँगी क्या नहीं, ये मेरा फैसला होगा। मिश्राइन ताई जो किचन में से पानी लाने गई थी, वहीं से चिल्लाई। आपका मामला कैसे हो सकता है भला? हमारी बेटी रहती है इस घर में, मिताली की माँ ने कहा। इस बात पर मिश्राइन ताई चुप रह गई, क्योंकि यही बात मिताली अपने तरीके से कह सकती थी। घर के मामले को घर में ही सुलझा सकती थी। वह सोचने लगी, ठीक है समदिन, मैं इस बात का ख्याल रखूँगी। आगे से आपकी बेटी कोई शिकायत नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। अब तक मिश्राइन ताई हथियार डाल चुकी थी, लेकिन जिस घर में दहेज के साथ माता पिता के विचार आते हैं,
वहाँ न घर बसता है न घर के लोग। यह शाश्वत सत्य है। शादी के अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि मिताली अपने घर लौट गई। माँ ने बहू को मना कर लाने के लिए बेटे को भेजा तो बेटा वहीं का होकर रह गया। बहू घर चलो, तुम दोनों के बगैर घर घर नहीं वीरान लगता है। एक दिन मिश्राई ताई बहू को मनाने उसके घर चली गई। क्यों? वहाँ है ना आपके अपने, छोटू की अम्मा, निशी के पापा, बंटी के चाचा, रहिए उनके साथ। मिताली के माता पिता ने जवाब दिया था। बेटी, तुम दोनों के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस तुम चलो मेरे साथ। मिश्राइन ताई ने हाथ जोड़ लिए थे। नहीं, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। अपने बेटे को ले जाइए। तुम्हारे बगैर मैं वहाँ क्या करूँगा? हरियंश ने मुंह बनाते हुए कहा। मिश्राइन ताई खाली हाथ लौट आई। कुछ दिन यूं ही बीते। अब वे उदास रहने लगी थी। उन्हें यह लगने लगा था कि कमी उन्हीं में है। पहले पति ने घर छोड़ा, अब बेटे ने। आखिरकार उन्होंने अपने आप फैसला ले लिया। हेलो हरी बेटा। क्या है माँ? जल्दी बोलो। शाम को घर आकर पड़ोस की शालिनी आंटी से फ्लैट की चाबी ले लेना। मिश्राइन ताई ने रुंधे गले से कहा। फ्लैट की चाबी? लेकिन क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? फ़ोन कटने की आवाज़ आई। हेलो हेलो माँ। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। मिश्राइन ताई सोसाइटी छोड़कर चली गई। कुछ दिनों तक यहाँ वहाँ ढूंढना लगा रहा। अंत में सभी थक हार कर शांत बैठ गए, लेकिन राजश्री चुप न बैठ सकी। उसने अपने पति राकेश और दोस्त सोहम की मदद से आसपास के सभी वृद्धाश्रम, अनाथालय में दाखिल होने वाले नए नामों का आंकड़ा निकलवाया और जैसे ही सुराग मिला उनके पास पहुंच गई। मिश्राइन ताई ने वहाँ भी अपना साम्राज्य बना लिया था। बस फर्क इतना था कि वहाँ का वाद विवाद थोड़ा अलग था। जज साहिबा, मैं जब से घर में आया हूँ वहीं बैठता था, एक निश्चित जगह की ओर इशारा करते हुए एक वृद्ध ने कहा। लेकिन जब से यह खानसू बूढ़ा दिनेश आया है, यह मुझे बैठने नहीं देता। क्यों दिनेश भाई, ऐसा क्यों? मिश्राइन ताई, जिन्होंने काली साड़ी काले कोट को इस तरह लपेट रखी थी, कड़क कर बोली। जज साहिबा, ऐसा है कि पूरब की दिशा में मेरी महबूबा का घर है। पत्नी तो मर चुकी है, महबूबा जिंदा है, सो मुझे लगता है मैं उसी को देख रहा हूँ। सभी बूढ़े बुजुर्ग एक साथ हंस पड़े। मिश्राइन ताई ने फैसला सुनाया। ठीक है, हर 10 मिनट पर दोनों जगह बदलोगे। इससे कसरत भी होगी और झगड़ा ख़त्म भी होगा। बोलो मंजूर? जज साहिबा ने टेबल पीटते हुए कहा। मंजूर मंजूर, दोनों ने एक साथ कहा। सभी वृद्ध तालियां बजाने लगे। ताई, आपसे मिलने कोई आया है। तभी एक कर्मचारी ने सूचना दी। मुझे किसी से नहीं मिलना, ताई ने बड़े रूखे स्वर में कहा। अपनी बेटी से भी नहीं? यह राजश्री की आवाज़ थी। पीछे उसका पति राकेश खड़ा था। दोनों की आंखें नम थी। ताई की आंखें भी भर आई। ताई ने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया। वादा करो, मेरे यहाँ होने की खबर किसी को नहीं बताओगी। ताई, आप यहाँ क्यों आ गई? राजश्री ने पूछा। बेटा, ज़िंदगी में खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ रहती तो मैं बेशक अपने घर में रहती, लेकिन उदास रहती। उससे अच्छा तो मुझे यहाँ रहने में लगता है। कम से कम अपनी मर्जी से सांस तो ले पा रही हूँ। मिश्राइन ताई फपक फपक कर रोने लगी। बस ताई, बस ठीक है, हम नहीं बताएंगे। आप अगर यहाँ खुश हैं तो यही सही, लेकिन हम जब भी मिलने आएंगे तब आप हमें रोकेंगी नहीं। राजश्री ने ताई से गले लगते हुए कहा। उस दिन के बाद राजश्री और राकेश हर महीने मिलने आते रहे। राजश्री से ही पता लगा कि मिताली को लड़का हुआ है। ताई का जी चाहा कि जाकर पोते को गोद में उठा ले, लेकिन अपने जज्बात पर काबू रखा और उसकी लंबी आयु की इच्छा करती रही। यह सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा। ताई, पता है आज मिताली के भाई की शादी है, राजश्री ने बताया। अच्छा, अच्छी बात है, ताई ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, हरी से कहना उनके घर कपड़े मिठाई लेकर जाए, यह रिवाज होता है। ताई ने समदिन होने का कर्तव्य निभाया। ताई, आप अभी भी उनकी चिंता करती हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी आपसे मिलने तक नहीं आए? राकेश ने सेब काट कर खिलाते हुए कहा। वह उनका व्यवहार है, ताई ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा। धीरे धीरे सभी ताई से परिचित हो चुके थे। ताई हर नए आने वाले मेहमान का स्वागत करती, कुछ दिनों तक उनके साथ रहती ताकि उन्हें अजनबी सा ना लगे। एक दिन किसी वृद्ध पति पत्नी के आश्रम में आने की खबर ताई को मिली। ताई अपने स्वभाव के अनुसार हर नए आने वाले को
ये समझाने के लिए दौड़ कर जाती थी कि यही नियति है, बेटे बहू को शांति से रहने दो, अपन यहाँ पर मस्ती से रहेंगे। हर बार की तरह उस वृद्ध पति पत्नी को दिलासा देने के लिए ताई आगंतुक वाले कमरे में पहुंची, जहां मिताली के माता पिता बैठे दिखाई दिए। दोनों बड़े ही कमज़ोर और बूढ़े लग रहे थे। अमूमन ताई किसी आगंतुक को देखकर उदास हो जाती थी, लेकिन आज वह उदास नहीं थी। उनके मन से निकला, आओ समदिन, आओ ना। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।